सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को पढ़ने से पहले हम लोग इस मैप को समझेंगे। इस मैप में हमने उत्तरी अमेरिका या फिर पूरे वर्ल्ड का मैप के थ्रू पहले इसको समझाया है कि उत्तरी अमेरिका की स्थिति क्या है। स्थिति को समझने के बाद थोड़ा डीपली उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो जो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है आपका पपुआ न्यू गिनी। इस दोनों के बीच में है टॉरस जल संधि, और ये टॉरस जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को डिवाइड करता है। यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का पार्ट है, और ये पपुआ न्यू गिनी जो है ये भी एक द्वीप है। तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और पपुआ न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ अफ्रीका पड़ता है, ये आपका अफ्रीका पड़ता है। इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इधर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बास जल संधि। बास जल संधि, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में दो द्वीप है। और हम लोग समझ लेते हैं न्यूजीलैंड की जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। शायद कैंटाबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आते हैं, इधर का कंप्लीट हो चुका है। अफ्रीका भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बचा कौन कौन पार्ट है, ये देखिए। दक्षिणी अमेरिका भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बचा है आपका, यहाँ पर है आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर है आपका यूरोप, और यहाँ पर आपका है एशिया। याद रखिएगा, यूरोप और एशिया जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। उत्तरी अमेरिका ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को देखिए कैसे डिवाइड किया है। ये जो आपका इतना पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं अलास्का। यहाँ से यहाँ तक, ये अलास्का के इधर साइड रूस है। क्या है, रूस, ठीक है। ये अलास्का जो है ये पहले रूस का ही पार्ट था, लेकिन इसके बीच में एक सागर आ जाती है। ठीक है, ये सागर जो है वो डिवाइड कर देती थी रूस को अलास्का से। तो अलास्का पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो जाता था रूस का, इसीलिए रूस ने अलास्का को बेच दिया। किसको बेच दिया, यूएसए के हाथों बेच दिया। यानी कि अब अलास्का पर किसका नियंत्रण है, यूएसए का। बहुत आदमी क्या सोचते हैं कि अलास्का के बगल में है कनाडा, इसीलिए अलास्का जो है वो कनाडा का पार्ट है, लेकिन नहीं। अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट हो गया अलास्का, फिर यहाँ पर इतना दूर क्या हो गया, कनाडा, फिर यहाँ पर हो गया आपका यूएसए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिको। तो ये कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, यहाँ मैक्सिको तक, यहाँ तक हो जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मैक्सिको तक। लेकिन मैक्सिको के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे छोटे 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 देश हैं, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। यहाँ से मैक्सिको, यहाँ तक मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मध्य अमेरिका। उसके बाद मैक्सिको के राइट साइड में यानी कि ईस्ट में, ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर छोटे 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 द्वीपों का समूह है जिसको बोलते हैं कैरिबियाई द्वीप। कैरिबियाई द्वीप, ठीक है। और ये देशों को बोलते हैं कैरिबियाई देश। क्या बोलते हैं, कैरिबियाई देश। तो हम लोग मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश हैं वो भी देखेंगे, और कैरिबियाई देश कौन कौन है वो भी देखेंगे। तो ये तो था मैप जो आपने समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये वाला चीज समझते हैं। अमेरिका जो है, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, इसमें भी रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका जो है यह नाम अमेरिगो वेस्युस्की नामक नाविक के नाम पर पड़ा। ये एक नाविक था अमेरिगो वेस्युस्की, इसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। अमेरिका को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में तीन देश है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है। याद रखिएगा, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का ही पार्ट है। यूएसए में 50 प्रांत हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वही है आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है।
और यही अमेरिका की राजधानी है। यानी कि 50 प्रांत के बाद एक जो आपका इसका केंद्र शासित प्रदेश है वही इसकी राजधानी भी है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे बात करते हैं मध्य अमेरिका का, बात करते हैं। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन है? ग्वाटेमाला, ब्लीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन सारे देशों की राजधानी याद करने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, रिवीजन कर लीजिएगा। कोस्टा रिका जो है ये एक ऐसा देश है, इसका मानना है कि जितने भी देश का खर्च है, सबसे ज़्यादा खर्च जो है जनता की सेवा पर करनी चाहिए, ना कि लोगों क्या बोलते हैं, ना कि सैन्य खर्च पर। इसी को बोलते हैं कोस्टा रिका सिद्धांत। कोस्टा रिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी पैसे हैं, पैसे ज़्यादातर खर्च जो है वो जनता की सेवा पर करना चाहिए, ना कि सैन्य खर्चों पर। आगे आते हैं दक्षिण अमेरिका। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको देखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। ये 13 देशों में से आपका 2 देश जो है वो लैंडलॉक्ड है, बोलीविया और पराग्वे। ये हम बता चुके थे। और एक द्वीप है फाकलैंड द्वीप, जो कि यूके के अधीन है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वो हो जाएगा टिएरा डेल फुएगो। टिएरा डेल फुएगो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ये टिएरा डेल फुएगो जो है इसको क्या बोलते हैं बताइए? केप, केप क्या बोलते हैं? केप हॉर्न बोलते हैं, केप हॉर्न, यानी कि हॉर्न अंतरिप। आगे आते हैं। अब हम लोग को मेनली इसी चीज के बारे में पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मतलब मेक्सिको, इसके बारे में ज्यादा समझना है और थोड़ा डिटेल में समझना है। तो चलिए अब हम लोग बैक आते हैं, बैक। यहाँ पर इस मैप को समझते हैं। इस मैप को समझने से पहले ये भी समझ लेते हैं उत्तरी अमेरिका की थोड़ी चौहद्दी। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के ईस्टर्न भाग में, यहाँ इधर साइड क्या है? अटलांटिक ओशियन है। देखिए यहाँ पर भी अटलांटिक ओशियन है। इसका आकार कैसा है? एस आकार है, एस आकार। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इधर साइड कौन सागर है? प्रशांत महासागर। ये पूरा प्रशांत महासागर है, पूरा प्रशांत महासागर है। यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर में चले जाइए इधर साइड उत्तर में, तो उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर है। कौन है? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में आ जाइए तो यहाँ तक आपका आता है, यहाँ तक आपका आता है क्या? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। लेकिन इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? मध्य अमेरिका। यानी कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या है? मध्य अमेरिका है। तो इसका चौहद्दी हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के ईस्ट में क्या है? अटलांटिक महासागर। ईस्ट में ईस्ट में अटलांटिक महासागर है। देखिए यहाँ पे इसका आकृति कैसा? एस आकृति है। इसको लिख दीजिएगा, कैसा आकृति है? एस आकृति है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे हिंद महासागर का कैसा आकृति था? भी आकृति है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। वेस्ट पार्ट में देखें, वेस्ट पार्ट में प्रशांत महासागर है। देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर है, इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर है। नॉर्थ में देखें तो आर्कटिक महासागर है, और साउथ में देखें तो मध्य अमेरिका है। ये आपको हम बता दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें? यहाँ पर आपका क्या था? मध्य अमेरिका। यहाँ पर इतना दूर, यहाँ पे इतना दूर मेक्सिको के नीचे मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका में आपका कौन कौन सा देश आता है उसको देख लेते हैं। चलिए फटाक से देख लेते हैं। कहाँ गया आपका हाँ, मध्य अमेरिका में ये इतना सारा देश आता है, बता चुके हैं आपको, बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप, कैरिबियाई द्वीप, इस दोनों के बीच में कौन सा सागर है? कैरिबियाई सागर है। तो कैरिबियाई द्वीप कौन है ये हम आपको बताएं। कैरिबियाई द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। कैरिबियाई द्वीप में कौन कौन सा देश आता है यहाँ देख लीजिए। कैरिबियाई द्वीप में आपका देश आता है क्यूबा, हैती। इस क्यूबा को ही बोलते हैं चीनी का कटोरा, ठीक है। क्यूबा, हैती, प्योर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका, बहामास, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, ग्रेनेडा, एंटीगुआ एंड बारबूडा। ये सारे देश कैरिबियाई द्वीप के हैं। और कैरिबियाई द्वीप के ही सारे देश मिलकर के आपका वेस्ट इंडीज टीम बनाते हैं, वेस्ट इंडीज टीम बनाते हैं। और वेस्ट इंडीज टीम जो है कोई एक टीम, कोई देश नहीं है, ये अनेक कैरिबियाई द्वीप के जो देश हैं उनके खिलाड़ी हैं। जैसे जमाइका का बात करते हैं तो जमाइका के हैं उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, ठीक है। तो जमाइका एक देश है, लेकिन वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज हो सकता है कि इसको 3 देश उठा के बना दे वेस्ट इंडीज। यानी कि कैरिबियाई द्वीप में जितने भी देश हैं सारे देश मिलकर बनाते हैं वेस्ट इंडीज। यही खासियत है कि वेस्ट इंडीज काफी मजबूत टीम हुआ करता था एक समय में। अब बात करें लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, तो मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका
और कैरिबियाई द्वीप को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये बनेगा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में याद रखिए आपका यूएसए और कनाडा ये इसका पार्ट नहीं है, यूएसए भी इसका पार्ट नहीं है और कनाडा भी इसका पार्ट नहीं है। कैरिबियाई द्वीप में ही एक पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल, ये बरमूडा ट्रायंगल 3 देशों का समूह है मेनली। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल 3 देशों का समूह है, जिसमें एक कॉर्नर पे है आपका बरमूडा, एक कॉर्नर पे है आपका मियामी, मियामी एक देश है, और एक कॉर्नर पे है सैन जुआन या प्योर्तो रिको। प्योर्तो रिको यहाँ पर आया था, प्योर्तो रिको। ठीक है, तो इस तीनों देशों के बीच में एक ट्रायंगल बनता है, और इसका खासियत क्या है कि इसके पास से कोई भी जहाज गुजरती है तो ये उसको खा जाता है, यानी कि वो गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो भी चीज जाता है वो उस चीज को अपने अंदर समा लेती है, खा लेती है। ये भी एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि इनके जहाज के गायब होने, बहुत सारा जहाज वहां गया, गायब हो गया, कहीं मिला ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक तूफानी बवंडर उठता है, भंवर उठता है, तूफान उठता है, समुद्री तूफान, जो जहाज को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो ये भी एक रहस्य है बरमुडा ट्रायंगल का। और बात करें तो कई लोगों का मानना है कि ये एलियंस का काम है, पर हम तो इसको नहीं मानते हैं, है ना। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि ये काम है एलियंस का। एलियंस का तो काम मुझे ये लगता नहीं है। तो चलिए, अब इतना चीज हम लोग समझ लिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इस मैप पर देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप के बीच में कौन सा सागर है? कैरिबियाई सागर है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस मैप को, फिर पूरे अच्छे से समझते हैं इस मैप को। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये है आपका कनाडा, ये है आपका कनाडा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर है आपका अलास्का, ये हम लिख दिए है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। यहाँ ऊपर में जो है, यहाँ पर है ग्रीनलैंड, हम बता दिए ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? अगर देखा जाए इसको भौगोलिक दृष्टि से, तो अगर भौगोलिक दृष्टि से हम लोग देखें, मैप के थ्रू देखें, तो ये क्या लगेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से यह डेनमार्क का पार्ट है, यह डेनमार्क का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ग्रीनलैंड और यहाँ पर है ये आपका कनाडा। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है, एक जल संधि है। इस जल संधि को बोलते हैं डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि। और बात करते हैं कनाडा के उत्तर में यहाँ पर एक खाड़ी, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, एक खाड़ी है। ये एक खाड़ी है। खाड़ी किसको बोलते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं, जो तीनों ओर जमीन से घिरा हुआ हो। देखिए यहाँ 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 तीनों ओर जमीन है, बस एक ओर आपका पानी है। तो जो तीन ओर स्थल से घिरा हुआ हो उसको खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी का दो पार्ट है, एक होता है बे और एक होता है आपको क्या होता बोलिए बोलिए बे ऑफ बंगाल, और गल्फ एक होता है गल्फ। तो छोटी खाड़ी और बड़ी खाड़ी के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो खाड़ी है कनाडा के उत्तर में, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी। ठीक है, एक इधर आ जाते हैं अलास्का के, ये है आपका अलास्का। अलास्का और रूस को डिवाइड करता है यहाँ पर एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस को डिवाइड करती है। इधर साइड आपका रूस हो जाता है, और ये कंटिन्यू, रूस बहुत बड़ा है। ठीक है, रूस बहुत बड़ा है, तो इधर रूस हो जाती है, इधर आपका अलास्का है। तो अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि है। और याद रखिए ये किस दो सागर को जोड़ती है? चुक्खी सागर, इधर साइड यहाँ ऊपर में है, यहाँ ऊपर में है चुक्खी सागर, और नीचे में है बेरिंग सागर। तो इस बेरिंग सागर के नाम पर इसका बेरिंग जल संधि नाम पड़ा। तो ये बेरिंग जल संधि जो है आपसे पूछेगा किसको अलग करती है? रूस और अलास्का को अलग करती है, और चुक्खी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, जोड़ती है। ये भी आपका हो गया इसका पार्ट। और एक चीज और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, इसी से 180 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करता है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन्स। इंटरनेशनल डेट लाइन्स, जब भारत का ज्योग्राफी पढ़ाए थे तो बताए हैं इसको हम। इंटरनेशनल डेट लाइन्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है। और हम बताए थे इसके राइट साइड में चले जाइएगा तो आपको 12 घंटा प्लस में होगा, और लेफ्ट साइड में आइएगा तो 12 घंटा माइनस में होगा। यानी कि दोनों के बीच में कितना का अंतर हुआ? एक दिन का, एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का। तो इसके एक तरफ और दो तरफ, दोनों तरफ एक दिन का अंतर पड़ जाता है, एक दिन का अंतर पड़ जाता है। इसीलिए जो है इसको इंटरनेशनल तिथि लाइन बोलते हैं, डेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि एक दिन का अंतर हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका कौन सा देश है। यहाँ पर आपका देश हो जाता है आपका यूएसए, यूएसए। और यहाँ पर आपका नीचे यहाँ हो जाता है मैक्सिको। तो यूएसए के दक्षिण और मैक्सिको के पूर्व यहाँ पर एक खाड़ी है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। इस खाड़ी को बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी।
क्योंकि ये मेक्सिको से सटा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल देता है, मेक्सिको की खाड़ी। क्या बोलता है इसको, मेक्सिको की खाड़ी। और बात करें यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इस जगह पर कैरिबियाई देश है, बहुत सारा कैरिबियाई देश है। कैरिबियाई देश का हम लोग नाम देख चुके हैं और बर्मुडा ट्रायंगल भी देख चुके हैं। उसके बाद याद करें, कैरिबियाई देश के नीचे, यानी कि इधर आपका यहाँ तक तो हो गया मेक्सिको की खाड़ी, उसके और नीचे आ जाइए और कैरिबियाई देश के नीचे यहाँ पर एक लाल कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका कैरिबियाई सागर। यानी कि इतना दूर आपका क्या हो गया, मेक्सिको की खाड़ी, और इतना दूर क्या हो गया, कैरिबियाई सागर। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये लाइन बीच में डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, ये वाला, तो इतना दूर हो जाएगा आपका मेक्सिको की खाड़ी और इधर हो जाएगा कैरिबियाई सागर। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो दोनों को टच करता है, जो दोनों को टच करता है, यानी कि इधर साइड आपको कैरिबियाई सागर को भी टच कर रहा है, इधर साइड आपको, सॉरी, इधर साइड आपको मेक्सिको की खाड़ी को भी टच कर रहा है, इधर साइड आपको कैरिबियाई सागर को भी टच कर रहा है। ये देश है आपका, ये है आपका मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, ठीक है, 7 को देश है इसमें, ठीक है, ग्वाटेमाला वगैरह सब ये आपका इसी में आ जाता है। और हम लोग देखें तो और कुछ बचा, और तो हमको नहीं लगता कुछ बचा, उसको पढ़ देते हैं, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, इससे बड़ी खाड़ी कोई भी नहीं है। कनाडा के उत्तर में देखिए, कनाडा के उत्तर में यहाँ पर हम बताए थे कौन है, हडसन की खाड़ी। क्या है, हडसन की खाड़ी है, ठीक है। ग्रीनलैंड का बात करें, बता चुके हैं, ग्रीनलैंड यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, पपुआ न्यू गिनी, बता चुके हैं, पपुआ न्यू गिनी सेकंड नंबर पर आता है। आगे बात करें, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका किसका पार्ट है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका, ये क्या ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर इसको मैप में देखेंगे तो लगेगा कि ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से ये क्या लगेगा कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि पर जिसका इस पर कंट्रोल है, तो वो देश कौन है, डेनमार्क। डेनमार्क ही उस पर कंट्रोल करता है। आगे हम लोग आ जाते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आ जाते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि हम आपको बताया था, यहाँ पर है डेविस जल संधि, यहाँ पर, ये आपका इधर साइड है कनाडा, यहाँ पर इतना दूर कनाडा, और यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड, इसके बीच में है डेविस जल संधि। तो ये करता क्या है डेविस जल संधि, कनाडा और ग्रीनलैंड को डिवाइड करता है, सागर नहीं पूछता है इसमें। डेविस जल संधि में केवल आपको देश पूछता है, देश पूछता है किस देश के बीच में है। बेरिंग जल संधि का बात करें तो यहाँ पर है आपका अलास्का, और यहाँ पर आपका रूस, रूस यहाँ पर आपका अलास्का। रूस और अलास्का के बीच में पड़ता है बेरिंग जल संधि, और ये साइबेरियाई रूस, रूडू लिखा गया, रूस होगा, साइबेरियाई रूस और अलास्का के बीच में है। और ये हम बताया था यहाँ पर चुक्खी सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है, तो ये किसको जोड़ता है, चुक्खी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। और बताएं कि 180 डिग्री तिथि रेखा जो है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है, इसी बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यूएसए और कनाडा का सीमा का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना दूर है आपका क्या है, ये पूरा है आपका कनाडा, और यहाँ पर आपका यहाँ तक है, ये आपका है यूएसए। और तो यूएसए और कनाडा के बीच में एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस एक लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं 49वीं पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन, या इसी को 49वीं समानांतर रेखा भी बोलते हैं, 49th पैरेलल, इसी को क्या बोलते हैं, 49th पैरेलल। और ये 49th पैरेलल किसको डिवाइड करता है, यूएसए और कनाडा को डिवाइड करता है, यानी कि ये यूएसए और कनाडा की सीमा है। याद रखिएगा, 49th पैरेलल का खासियत क्या है कि विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे आप भारत और पाकिस्तान का सीमा का क्या बात कीजिएगा तो वो हो जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या हो जाता है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान का सीमा है, लेकिन वो शांति प्रिय नहीं है, बार बार लड़ाई होते रहता है उसके चलते। लेकिन 49th पैरेलल जो है ये ऐसा समांतर रेखा है जो विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर कुछ झीलें हैं, यहाँ पर कुछ झीलें हैं कंटिन्यूअसली। तो ये जो झील है, 5 गो झील है, ये 5 झील भी आपका यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है 5 झील। इस 5 झील को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स या महान झीलें बोलते हैं, महान झीलें बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, श्रीमती हीरो, श्रीमती हीरो आप ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए SMT हीरो, HERO, ठीक है। तो एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सुपीरियर झील, एस का मतलब क्या हो गया, सुपीरियर झील। और अगर वही हम बात करें एम टी,
MT का मतलब मिशिगन झील, मिशिगन झील। ठीक है। H का मतलब क्या हो गया? H का मतलब हो गया ह्यूरन झील। ठीक है। ER का मतलब क्या हो गया? ER का मतलब हो गया ईरी झील। और O का मतलब क्या हो गया? O का मतलब हो गया ओंटारियो झील। तो ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इस पांचों झीलों को याद रख सकते हैं। ठीक है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। और एक बात बता दें कि सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। मीठे पानी की झील। मिशिगन झील के किनारे ही आपको शिकागो शहर बसा है। शिकागो शहर, जिसको क्या बोलते हैं? विश्व की मांस की मंडी। क्या बोलते हैं? मांस की मंडी बोलते हैं। और यही शिकागो शहर के किनारे स्वामी विवेकानंद भाषण दिए थे। विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था ना, विश्व हिंदी सम्मेलन में। ठीक है। बताइए कब भाषण दिए थे, वो हमको डेट बताइएगा। ठीक है, वो हमको डेट बताइएगा। और अगर हम लोग बात करें हाँ, यहाँ पर आपको 5 झील हो गया। 5 झील के बाद यहाँ पर आपको एक नदी गुजरती है। इस नदी को बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी भी आपका यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। तो आपको यूएसए कनाडा की सीमा बनाने का हो गया यहाँ पर 49 पैरेलल यहाँ तक, फिर 5 गो झील, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। तो ये आपका यूएसए और कनाडा का सीमा हो गया। उसके बाद बात करते हैं यूएसए, यहाँ पर यूएसए और यहाँ पर मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको का सीमा देख लेते हैं। यहाँ पर एक यूएसए में एक पर्वत है कैंडी पर्वत। कैंडी पर्वत है यूएसए। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रियो ग्रांडे नदी। क्या बोलते हैं इसको? रियो ग्रांडे नदी। ये जो रियो ग्रांडे नदी है ये आपका यूएसए को मैक्सिको से डिवाइड करती है, यानी कि यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो ये आपका सीमा बनाने वाला जो है ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप है उत्तरी अमेरिका का। इस मैप में समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन है? ठीक है, समझिएगा, इस चारों भाग को समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रीनलैंड को मत पढ़िए, ये डेनमार्क का पार्ट हो जाता है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग का बात करें तो ये कंटिन्यूसली पैरेलली आपका पश्चिमी भाग से चलता है और यहाँ से यहाँ तक ये एक शील्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक शील्ड। इस शील्ड को क्या बोलते हैं? इसको सॉरी, एक कार्डिलेरा बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा। और ये होता क्या है? यहाँ पर बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये उन सारी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, ग्रुप है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है? पर्वत श्रृंखलाओं का एक ग्रुप है, श्रृंखला है, यानी कि पर्वत श्रृंखला की भी श्रृंखला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका राइट साइड में आ जाइए, उत्तर पूर्व में। ठीक है। उत्तर पूर्व में यहाँ पर कनाडा में, ये पूरी तरह से कनाडा में पड़ता है। कनाडा में एक शील्ड पड़ता है जिसको बोलते हैं कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड का ही नाम है लॉरेशियन शील्ड। ठीक है। शील्ड नाम क्यों पड़ा? शील्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शील्ड का मतलब होता है प्राचीनतम भूखंड। क्या नाम होता है? प्राचीनतम भूखंड। तो कैनेडियन शील्ड जो है ये भी आपका बहुत पुराना, जिस समय आपका समझिए लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब डिवाइड हुआ था ये उसी समय का पर्वत है, यानी कि ये बहुत पुराना, समझ लीजिए कब, कितना साल पहले पुराना है? 175 मिलियन ईयर। 175 मिलियन ईयर पुराना है ये। ठीक है। और बात करें इधर साइड जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपलेशियन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपलेशियन क्षेत्र। ठीक है। अपलेशियन क्षेत्र जो है, अपलेशियन क्षेत्र में ही पड़ता है अपलेशियन पर्वत। तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है आपका अरावली जो भारत में पड़ता है, और दूसरा नंबर पर सबसे पुराना पर्वत है ये अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है। अपलेशियन, तो याद रखिएगा सबसे पुराना कौन है? अरावली, और सेकंड नंबर पे आता है अपलेशियन। तो ये अपलेशियन भी आपका बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो ये 3 तरफ से घिर गया आपको, बीच में एक जगह बचा, बीच में एक जगह बचा, यानी कि लेफ्ट साइड में हो गया आपका क्या? इधर साइड, इधर साइड आपका हो गया पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है। ये आपका उत्तर और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में हो गया कैनेडियन शील्ड, और इधर आपका साउथ क्या बोलते हैं, ईस्ट और यहाँ पे साउथ वाला पार्ट में हो गया थोड़ा सा यहाँ पर अपलेशियन क्षेत्र, और जो बीच वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं मध्य का मैदानी भाग। क्या बोलते हैं? मध्य का मैदानी भाग। यानी कि उत्तरी अमेरिका को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक हो गया पश्चिमी कार्डिलेरा जो पर्वत श्रृंखलाओं की श्रृंखला है। उसके बाद है कनाडियन शील्ड जो कि आपका क्या है? शील्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राचीनतम भूखंड है, इसलिए इसको शील्ड बोलते हैं। तीसरा में आता है अपलेशियन क्षेत्र,
और हम आपको बता चुके हैं सबसे पुराना पर्वत श्रेणी में कौन आता है, अरावली, और दूसरा सबसे पुराना में क्या आता है, अपलेशियन पर्वत। उसके बाद बात करें मध्य अमेरिका का मैदान, ये सबसे बीच वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में देखते हैं। जितनी भी पर्वत श्रृंखला है सब यहीं पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर समझ गए तो आपको बस लिखा हुआ पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसकी पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पढ़ते हैं, ये है सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो बताइए पहली कौन है, सबसे पहली पर्वत श्रृंखला जो है, जो सबसे बड़ी है, वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज। दूसरा नंबर पर कौन है, रॉकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तीसरा आप हमको कमेंट कीजिएगा तीसरा कौन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। मैकेंजी पर्वत है, मैकेंजी पर्वत जो है पूर्णतः कनाडा में है। यही मैकेंजी पर्वत से मैकेंजी नदी भी निकलती है, मैकेंजी पर्वत से मैकेंजी नदी भी निकलती है। और याद रखिएगा ये कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और मैकेंजी नदी जो है वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यानी कि मैकेंजी नाम आ गया तो कनाडा का सबसे बड़ा हो गया, चाहे वो पर्वत है चाहे नदी है। मैकेंजी पर्वत कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी। आगे आते हैं, यहाँ पर आपका ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स पर्वत, ठीक है। ये ब्रुक्स पर्वत कहाँ पड़ जाता है, अलास्का में। कहाँ आ जाता है, अलास्का का पार्ट हो जाता है। और हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर है आपका एक पर्वत श्रेणी जिसको बोलते हैं अलास्का रेंज। तो नाम से ही सुनाई दे रहा है अलास्का रेंज, ठीक है। और इस अलास्का रेंज में, इस अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, जो आपका उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो अलास्का रेंज में पड़ती, माउंट मैकिनले। लोग गलती क्या करते हैं कि लोग समझ लेते हैं कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, लेकिन नहीं, गलत, वहीं पे गलत हो जाते हैं। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट ही है ना, देख लेते हैं माउंट एल्बर्ट, देखिए माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, लेकिन ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की नहीं। पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का बात करेंगे तो वो हो जाता है अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले, और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि समझिए पर्वतमाला और चोटी में अंतर क्या है। अगर कोई बहुत ज्यादा एरिया में विस्तृत है तो उसको बोलेंगे सबसे बड़ी पर्वतमाला, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका एरिया विस्तृत है, उसका ऊंचाई भी सबसे ज्यादा होगा। जिसका ऊंचाई सबसे ज्यादा होगा, एरिया भले ही कम क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए इस दो को बात करते हैं, ठीक है, एक है उसका एरिया इतना बड़ा है और एक है उसका एरिया इतना छोटा है, लेकिन उसका ऊंचाई ज्यादा लंबा है, इसका ऊंचाई क्या है, कम है। तो ये जो है सबसे बड़ा पर्वतमाला तो होगा, लेकिन सबसे ऊंची चोटी इसमें नहीं होगी। तो यही है आपका रॉकी, यही आपका रॉकी। लेकिन ये है आपका अलास्का रेंज। अलास्का रेंज आपका छोटा है, रॉकी के कंपेरिजन में छोटा है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक आपका पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर जिसको बोलते हैं कॉस्ट रेंज। क्या बोलते हैं, कॉस्ट रेंज, ठीक है। ये पूरी तरह से कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वतमाला है कॉस्केड रेंज, कैस्केड रेंज दिख रहा है, ये लाइन के ऊपर है कनाडा, लाइन के नीचे है यूएसए। यानी कि ये जो है कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज जो है ये यूएसए में भी है और कनाडा में भी है। उसके बाद यहाँ पर एक एक पर्वत है जिसको बोलते हैं सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, ये आपका पूरी तरह से यूएसए में है। लेकिन यहाँ पर दो पर्वतमाला है, माला है, एक है ये दोनों मेक्सिको में है, एक पूर्व पार्ट में है, एक पश्चिम पार्ट में है। जो पश्चिम पार्ट में उसको बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे, और पूर्व में जो है इसको बोलते हैं पूर्वी सियरा माद्रे। यानी कि सियरा माद्रे कहाँ हो गया, मैक्सिको में, लेकिन सियरा नवादा कहाँ हो गया, यूएसए में, ठीक है। कहीं भी आप वर्ड पकड़िएगा सियरा नवादा तो आप मार दीजिएगा यूएसए, लेकिन सियरा माद्रे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैक्सिको, ये हो जाएगा मैक्सिको। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। और ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका सबसे पुराना है सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर सबसे पुराना कौन है, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और दूसरे नंबर पर यही अपलेशियन पर्वत श्रेणी आता है। तो जितना भी आपका पर्वत श्रेणी था वो हम आपको बता दिए। इससे रिलेटेड फैक्ट्स और डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। देखिए रॉकीज पर्वत श्रेणी, ये रॉकीज हम आपको बता दिए थे, यहाँ पर है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो विश्व की 3 सबसे बड़ी पर्वतमाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं,
पहला है एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका में, दूसरा है रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, और तीसरा है हिमालय पर्वतमाला जो कि एशिया में है। ठीक है, और ये जो रॉकी पर्वतमाला है यहाँ पर, ये रॉकी पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्बर्ट है जो कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अलास्का रेंज। अलास्का में पड़ता है यहाँ पर, अलास्का रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, वही हम यहाँ पे लिखे हैं, माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होती है। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह से अलास्का में है, बता दिए थे। मैकेंजी पर्वत श्रेणी ये कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और यही पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलता है जिसको बोलते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी, और ये मैकेंजी नदी जो है कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद आते हैं कॉस्ट रेंज कनाडा में है। यहाँ देखिए मैप में, यहाँ ऊपर में आ गया कॉस्ट रेंज, ये कनाडा में है। लेकिन कैस्केड रेंज ये यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, यानी कि कैस्केड रेंज जो है वो आपका कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। सियरा नवादा बता चुके हैं यूएसए में है, सियरा माद्रे मैक्सिको में है। अब ये दो पार्ट में सियरा माद्रे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, दोनों मैक्सिको में ही है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी का बात करें तो ये दूसरी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का बात करें तो अरावली हो जाएगा, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा अपलेशियन। ठीक है, और इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मिशेल, और ये माउंट मिशेल कहाँ है? यूएसए में है। ये अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मिशेल, और माउंट मिशेल यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये थोड़ा सा ऊपर तक जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पर है। वो कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि ये यूएसए का पार्ट है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर माउंट मिशेल। और ये माउंट मिशेल किसकी सबसे ऊंची चोटी है बताइए? ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह बात करें रॉकी की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ बना देते हैं, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। और अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जो पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आगे आते हैं, प्रमुख पठार देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार देख लेते हैं। प्रमुख पठार को देखने से पहले ये मैप अगर हम लोग समझ गए तो इस मैप को समझने के बाद बस कुछ नहीं, बस उसको पढ़ देना, रीड कर देना है। मैप को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक पठार है। ठीक है, इस पठार को क्या बोलते हैं? इस पठार को बोलते हैं यूक्रान का पठार, और ये यूक्रान का पठार आपको मैप में ही दिख रहा होगा, ये कहाँ पर है? अलास्का में है। और यही यूक्रान का पठार से कौन नदी निकलती है? यूक्रान नदी निकलती है, ये यूक्रान नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पठार, जो कि कनाडा में पड़ता है। आपको देखिए यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कोलंबिया कहाँ पर है? कोलंबिया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। लेकिन वही अगर आपसे पूछते कोलंबिया का पठार, जिसको ब्रिटिश कोलंबिया लिखे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कनाडा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, उसी तरह आपको एक हम पहले बताए थे किम्बरले पठार। ठीक है, किम्बरले पठार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और किम्बरले की खान, अगर आपसे पूछेगा किम्बरले की खान आपको कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और हम आपको बताए थे विक्टोरिया नाम से, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? कमेंट कीजिएगा आप लोग, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर है। ठीक है, और कमेंट कीजिए विक्टोरिया नदी कहाँ है? ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ है? ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ये सारा चीज मिलता जुलता है, जो आपको अलग अलग जगह पाया जाएगा। नाम एक है, दर्शन अनेक है। ठीक है, उसी तरह बात करें, यहाँ पर एक आपको पठार मिलता है, इसको बोलते हैं कोलंबियन स्नेक पठार। और ये नाम समझ जाइएगा, कोलंबिया नाम सुन के आप इसको मार दीजिएगा क्या? कनाडा। लेकिन ये कोलंबियन स्नेक पठार है, ये इसका 90% से ज्यादा पार्ट आपका कनाडा में पड़ता है, और हल्का सा पार्ट इसका यूएसए में भी पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है ये पठार। कोलंबिया स्नेक पठार यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं कोलोरेडो पठार,
और ये कोलोराडो पठार पूरी तरह से यूएसए में है, देखिए यूएसए में है। और इसी कोलोराडो पठार से कोलोराडो नदी भी निकलती है, कोलोराडो नदी निकलती है। यहाँ पर मैक्सिको में एक पठार है जिसको बोलते हैं मैक्सिको पठार, तो नाम से ही ध्यान रहे, इसको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं एडवर्ड पठार, जो कि यूएसए में है। उसी तरह उसके नीचे एक पठार है जिसको बोलते हैं ओजार्क पठार, ओजार्क पठार भी आपका यूएसए में है। और यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं पिडमांट पठार, पिडमांट पठार भी आपका यूएसए में है। ठीक है, तो ये सारा पठार आपका है। इस पठार के बारे में हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब इतना ही चीज दिया है, पठार के बारे में ज्यादा हम लिखे नहीं है। जब यहीं पर सब चीज लिख दी है तो आपको फिर बाद में लिखने की क्या जरूरत है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी झील झील समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ झीलों का समूह है। यहाँ पर 5 झीलों का समूह है कनाडा में। इसको बोलते हैं कैनेडियन सील्ड की झीलें। क्या बोलते हैं? कैनेडियन सील्ड की झीलें। ये आपका 5 है। और यहाँ पर आपको फिर 5 को झील मिलेगा जो कि कनाडा और यूएसए का सीमा बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स या महान झीलें। तो देखिए, ग्रेट लेक्स या महान झीलों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका ट्रिक क्या है? एसएमटी हीरो। ठीक है, एस से हो गया सुपीरियर, एम से हो गया मिशिगन झील, एच से हो गया ह्यूरन झील, ई आर से हो गया ईरी झील, ओ से हो गया ओंटारियो झील। तो ये सारा ट्रिक है आपका ग्रेट लेक्स को याद रखने का। वही अगर बात करें, एक और झील है यहाँ पर एक झील है जो कि यहाँ पर झील नहीं, एक प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत। इस कैलिफोर्निया प्रांत में एक इसको डेथ वैली भी बोलते हैं, डेथ वैली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी का सबसे शुष्कतम स्थान पाया जाता है, शुष्कतम स्थान पाया जाता है पृथ्वी का। ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो है कितना दर्ज किया गया था? 58 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, कैनेडियन शील्ड की झीलों, ये जो यहाँ पर 5 गो झील है कैनेडियन शील्ड का, उसका हम लोग देख लेते हैं। लेक बियर, लेफ्ट से राइट इसका क्रम है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट नहीं, उत्तर से दक्षिण, सॉरी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ से साउथ है ना, उत्तर से दक्षिण, लेफ्ट से राइट नहीं, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ का इसका क्रम है। ठीक है, और ये क्रम क्या है? लेक बियर, लेक स्लेव, लेक अथावास्का, लेक रेंडियर और लेक विनिपेग। तो देखिए, सबसे ऊपर में कौन है? लेक बियर, फिर उसके बाद लेक स्लेव, फिर लेक अथावास्का, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग। ये 5 झीलें इस प्रकार हैं। और यही 5 झीलों को क्या बोलते हैं? कैनेडियन शील्ड की झीलें। इस झीलों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। लेक बियर का बात करें तो इसके किनारे रेडियम सिटी शहर बसा है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है, रेडियम सिटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपको फट से मार देना है, किस झील के किनारे बसा है? लेक बियर, लेक बियर मार देना है। ये बियर पीने वाला नहीं है, ये झील है। ठीक है, लेक स्लेव का बात करें, लेक स्लेव से उत्तर की तरफ मैकेंजी नदी निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है। और याद रखिएगा, ये मैकेंजी नदी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी कहलाती है, मैकेंजी नदी। ये लेक स्लेव के बगल से उत्तर से सट के निकलती है मैकेंजी नदी। ठीक है, उसके बाद बात करें लेक अथावास्का, लेक अथावास्का, इसके किनारे यूरेनियम का पोर्ट स्थित है, यूरेनियम पोर्ट स्थित है। आपसे पूछ देगा रेडियम सिटी कहाँ है? लेक बियर के किनारे। यूरेनियम पोर्ट कहाँ है? लेक अथावास्का के किनारे। और लेक विनिपेग, एक बच्चा लेक विनिपेग, लेक विनिपेग का बात करें तो इसके किनारे विनिपेग शहर बसा है, विनिपेग शहर। और ये विनिपेग शहर को क्या बोलते हैं? विश्व की गेहूं मंडी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्व की गेहूं मंडी भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, और देखिए 5 झील का बारे में देख लेते हैं। यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलों का समूह है जिसे हम लोग महान झीलें या ग्रेट लेक्स कहते हैं। इसका ट्रिक बता दिए थे, एसएमटी हीरो। एस से क्या हो गया? सुपीरियर झील, एमटी से क्या हो गया? मिशिगन झील, एच से क्या हो गया? ह्यूरन झील, ई आर से क्या हो गया? ईरी झील, और ओ से क्या हो गया? ओंटारियो झील। इसका हम लोग फोटो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फोटो, और फोटो में समझ लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका एस, एस यानी कि सुपीरियर झील। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर ये झील हो गया आपका मिशिगन झील, ये हो गया आपका मिशिगन झील। उसके बाद यहाँ पर एक झील आता है, यहाँ पर एक झील आता है, इसको बोलते हैं क्या? ह्यूरन झील। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक झील आता है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं ईरी झील। और यहाँ पर एक झील आता है, इसको बोलते हैं ओंटारियो झील। यानी कि 5 झील है। अब सबसे पहले सबसे उत्तर वाला झील का बात कर ले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है, अब एक चीज और समझ लीजिए, जितना भी झील है वो सारा झील के बीच से, यहाँ देखिए यहाँ से एक लाइन गया है, झीलों के बीच से एकदम बीचों बीच एक लाइन गया, देखिए यहाँ से एक लाइन गया है, बीचों बीच लाइन गया है,
जो लाइन आपका यूएसए और कनाडा का सीमा बनाता है, यानी कि ये जो लाइन है इसके ऊपर में है कनाडा और इसके नीचे में है यूएसए, यानी कि कहीं भी देख लीजिए इस नदी के बीच में देख लीजिए तो ये आपका किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट है क्योंकि ऊपर में है, और ये नीचे में है तो यूएसए का पार्ट है। फिर कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी यहाँ यहाँ ले लीजिए, ऊपर में क्या है कनाडा, नीचे में क्या है यूएसए। तो यही डिवीजन किया है यूएसए और कनाडा का, इसीलिए यूएसए और कनाडा का जो सीमा है एकदम शांतिपूर्वक है, दोनों को बराबर बराबर भाग बांटा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये जो आपको झील, एक झील बच गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिशिगन झील है। मिशिगन झील में देखिए आपको बीच से लाइन नहीं जाता है, ये पूरा एकदम साइड हो जाता है, ये एकदम पूरी तरह से यूएसए में पाया जाता है। देखिए सब झील बीच से फाड़ दिया है, सब झील को क्या किया है, बीच से फाड़ दिया है, लेकिन एक झील बच गया है, कौन, वो झील है मिशिगन झील। मिशिगन झील को बीच से फाड़ा नहीं है, इसलिए यह झील पूरी तरह से यूएसए में है, जो कि किसी देश का सीमा नहीं बनाता है। सीमा बनाने वाला चारे को झील है, ठीक है। अब हम लोग बात करें सुपीरियर झील। सबसे पहले सुपीरियर झील के बारे में देख लेते हैं। सुपीरियर झील क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप कमेंट कीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पर पहली सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो है कैस्पियन सागर। पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है सुपीरियर झील, ठीक है। और तीसरा नंबर पर कौन आ जाता है, तीसरा नंबर बताइएगा, तीसरा नंबर पर सबसे बड़ी झील कौन है, कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तो सुपीरियर झील तो देख लिए, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में है। फिर है यहाँ पे ह्यूरन झील। देखिए ह्यूरन झील जो यहाँ पर हम बनाए हैं, ह्यूरन झील, यहीं पर एक शहर है ह्यूरन झील के किनारे ही, उस शहर को बोलते हैं डेट्राइट। और इस डेट्राइट को क्या बोलते हैं, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी, ठीक है। मिशिगन झील के किनारे देखिए, यहाँ पर मिशिगन झील के किनारे यहाँ पर एक शहर है जिसको बोलते हैं शिकागो, और ये शिकागो शहर को बोलते हैं विश्व की मांस मंडी, विश्व की मांस मंडी। याद रखिएगा शिकागो शहर में ही स्वामी स्वामी विवेकानंद जी भाषण दिए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में। कब भाषण दिए थे, कितना ईस्वी में, 1800, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कितना ईस्वी में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भाषण दिए हैं, हमको याद नहीं है तो हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक झील है जिसका नाम है ईरी झील, ठीक है, और यहाँ एक झील है जिसका नाम है ओंटारियो झील। अब हम लोग आप समझा देते हैं, ये जो आपका ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। क्या बोलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा फॉल। ये नियाग्रा फॉल जो है ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। आपको कमेंट क्या करना है, भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहते हैं। हम आपको बता देते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। और ये आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन कमेंट आपको क्या करना है, ये चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, ये आपको कमेंट कर देना है। चलिए अब समझ लेते हैं, ये जो झील बनाया गया है, लास्ट वाला जो झील है आपका ओंटारियो झील, ठीक है, ओंटारियो झील, यहाँ से एक नदी गुजर गई है, एक नदी गुजर गई है। इस नदी को बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। और इस नदी को भी बीच से फाड़ दिया है, यानी कि ये नदी भी आपका यूएसए और कनाडा का सीमा बनाता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। यहाँ पर कोई पोर्ट भी होगा, पक्का यहाँ पोर्ट होगा, इसलिए ये व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है। जलमार्ग व्यस्त तभी होता है जब वहाँ कोई पोर्ट हो, अगर पोर्ट या बंदरगाह नहीं होगा तो उसको हम लोग व्यस्त नहीं बोलेंगे। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे दो शहर बसा है। पहला शहर है टोरंटो शहर जो कि कनाडा में है, दूसरा शहर मॉन्ट्रियल शहर, ये भी कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल शहर का बात करें तो इसी मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि जिसको विश्व ओजोन सम्मेलन बोलते हैं। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा था उसको कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, और ये कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल शहर में है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है, कनाडा में है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। हमको लगता है कि इस फिगर से रिलेटेड हम सारा चीज आपको बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है सुपीरियर झील, इसका मतलब सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा है मिशिगन झील, यह पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, बता दिए थे। ये झील आपको पूरी तरह से यूएसए में है क्योंकि इसको बीच से नहीं फाड़ता है, ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, इसके किनारे मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है। शिकागो शहर को हम लोग धूम्र नगर भी बोलते हैं और विश्व की मांस मंडी भी बोलते हैं, विश्व की मांस मंडी भी इसको बोला जाता है। तो ये उपनाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उपनाम आपसे एग्जाम में पूछेगा तो छोटा सा चीज है, आपको 1 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिएगा,
और नहीं दे पाइएगा तो आपका दिमाग में टेंशन रहेगा। अगर आप जानते हैं तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिएगा और वो आपको 100 या 200 बच्चों से आगे ले जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ लीजिए कि जो रैंक का डिसीजन होता है वो एक क्वेश्चन का ही अंतर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 100 से 200 बच्चा बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूरन झील का अगर हम बात करें तो ह्यूरन झील, इसके किनारे एक शहर बसा जिसको बोलते हैं डेट्रॉइट शहर, और इसको विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी किसको बोलते हैं? ह्यूरन शहर को। ठीक है, सॉरी डेट्रॉइट शहर को। ठीक है, उसके बाद बात करें ईरी झील। ठीक है, ईरी झील के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील देखिए, यहाँ पर आपको सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ओंटारियो झील से, लास्ट से, और ये आपको ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे ज्यादा व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है, ये भी बता दिए हैं। इसके किनारे 2 शहर बसा है, एक तो टोरंटो शहर और मॉन्ट्रियल शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, बता दिए थे। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कौन सा है? टोरंटो शहर और मॉन्ट्रियल शहर, और ये दोनों शहर कहाँ स्थित है? कनाडा में। कनाडा में। एक पार्ट आपका छूट गया है, वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है आपका, यहाँ पर एक नहर है, यहाँ पर एक नहर है, जो नहर आपको किसको जोड़ता है? ये नहर आपको जोड़ता है, यहाँ पर आपका है सुपीरियर झील और यहाँ पर आपका ह्यूरन झील। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को एक नहर जोड़ता है, इसको बोलते हैं सू नहर। उसी तरह यहाँ पर है एक ईरी झील और यहाँ पर ओंटारियो झील। ईरी झील और ओंटारियो झील को एक नहर जोड़ता है, इस नहर को बोलते हैं वेलेंड नहर। वेलेंड नहर, तो 2 नहर आपको पढ़ना है, सू नहर और वेलेंड नहर। सू नहर जोड़ेगा पहला और दूसरा को, पहला और तीसरा को, यानी कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, और ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ेगा वेलेंड नहर। वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए आपका, सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, वेलेंड नहर ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है, और नियाग्रा जलप्रपात हम कहाँ बताए थे? नियाग्रा जलप्रपात इसी दोनों के बीच में है, यानी कि वेलेंड नहर के आसपास है, यहाँ पर है नियाग्रा जलप्रपात। ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा फॉल चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। आपको कमेंट करना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक जो यहाँ छूट गया था, यहाँ पर जो छूट गया था आपका कैलिफोर्निया प्रांत, ये कैलिफोर्निया प्रांत को हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, कैलिफोर्निया प्रांत देखिए यहाँ पर है कैलिफोर्निया प्रांत। कैलिफोर्निया प्रांत में आपका 2 चीज है, पहला तो डेथ वैली, मृत घाटी। मृत घाटी क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये, उत्तरी अमेरिका का क्या है? ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, और सर्वाधिक तापमान वाला स्थल भी यही है। यहाँ पर टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है, बताए थे। इससे एक कम, इससे सबसे पहले नाम था 57 डिग्री सेल्सियस, अल अजीजिया। अल अजीजिया, ये पहले सबसे गर्म शहर था अल अजीजिया, लेकिन अभी क्या हुआ, ये सबसे गर्म शहर नहीं हो गया, इसका टेम्परेचर 57 डिग्री था, इसको पास कर दिया है, इसको क्रॉस कर दिया डेथ वैली, जिसका टेम्परेचर अब 58 डिग्री हो गया है। डेथ वैली में एक जनजाति निवास करती है, आपको कमेंट करना है कि वो कौन जनजाति है। वो जनजाति यहाँ पर इसका 58 डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव कर जाती है। आपको कमेंट करना है कि डेथ वैली में कौन सी जनजाति निवास करती है। दूसरा, कैलिफोर्निया प्रांत में आप याद रखिएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क, जिसमें यूएसए का गर्म पानी का स्रोत है, ये बहुत बड़ा स्रोत है गर्म पानी का, यूएसए में जितना भी गर्म पानी होता है उसका स्रोत बोला जाता है इसको। और येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, इसको नेचुरल गीजर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर पाए जाते हैं। आपको एक चीज कमेंट क्या करना है कि कैलिफोर्निया प्रांत किसका किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा सबका हेडक्वार्टर यही है, फेसबुक, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज सब देख लीजिएगा। आपको एक लिस्ट बना लेना है कि कैलिफोर्निया जो है वो किस किस जगह का हेडक्वार्टर है, आपको ये लिस्ट बनाना है, बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बात करें, सहस्त्र धुआरों की भूमि। सहस्त्र धुआरों की भूमि है अलास्का को बोलते हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स, लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स इसको बोलते हैं। अब देखिए, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए में है। और देखिए, एक मीटर होता है सेलिनोमीटर, ये क्या करता है? पानी में लवणता को नापता है। और ये लवणता को कैसे नापेगा? प्रति हजार ग्राम में जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को ये काउंट करता है, ये होता है सेलिनोमीटर। अब देखिए, अगर 1000 में से लवण 220 है तो इसको बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है विश्व की तीसरी सबसे लवणीय जल है, विश्व की तीसरी सबसे लवणीय जल है। तो भाई पहला नंबर पे कौन आता है, दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो पहला और दूसरा आपको याद रखना, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। थर्ड नंबर पर आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, इसका पानी सबसे ज्यादा लवणता इसमें है, थर्ड नंबर पर, जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक।
तो पहला नंबर पे आता है जो विश्व का सबसे ज्यादा लवणीय जल है वो है वॉन झील, और ये वॉन झील कहाँ पर, तुर्की में है। इसका लवणता देखिए 330 प्रति 1000 है। ठीक है, और तुर्की का भी आप याद रखिएगा, तुर्की एक ऐसा शहर है जो आपका यूरोप और एशिया में दोनों में है। देखिए दो को शहर आपको याद रखना है, रूस, तुर्की, और थर्ड नंबर पे क्या है, कैस्पियन सागर ना, हाँ कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये तीनों चीज जो है ये एशिया और यूरोप में आधा आधा, रूस आधा है एशिया में, आधा है यूरोप में। उसी तरह तुर्की भी है, आधा एशिया में, आधा यूरोप में। ठीक है, कैस्पियन सागर भी आधा एशिया में, आधा यूरोप में। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन आपको एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है, तो ये तुर्की में ही आपका एक झील है वॉन झील, ये सबसे ज्यादा लवणीय पानी देता है, सबसे ज्यादा खारा पानी इसी का है। दूसरा नंबर पर आता है मृत सागर, मृत सागर जो कि जॉर्डन में है, और इसका लवणता है 238 प्रति 1000, 238 प्रति 1000। और थर्ड नंबर पर ग्रेट सॉल्ट लेक है, इसका लवणता है 220 प्रति 1000, और ये ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है, यूएसए में है। किसी एग्जाम में मेरा क्वेश्चन पूछा था, ग्रेट सॉल्ट लेक हम मार दिए थे ऑस्ट्रेलिया, कैसे गलती हो गया, देखिए सब चीज वहां पे ग्रेट सैंडी है ना, है ना, ग्रेट आपका क्या है वहां पे, ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट वर्ड ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में आता था, ऑस्ट्रेलिया में आता था, तो हम कंफ्यूजन करके सोचे ना, ग्रेट सॉल्ट लेक भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है, किसी एग्जाम में हम गलती किए थे, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें हम ये क्वेश्चन गलती कर दिए थे। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक हम ऑस्ट्रेलिया मार दिए, लेकिन बाद में जब हम पढ़े वर्ल्ड ज्योग्राफी नॉलेज हुआ, समझ में आया कि ये इतना आसान क्वेश्चन था, बस इसको याद रखना था। ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए में, और ये आपका तीसरा सबसे लवणीय झील है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। आगे आते हैं, उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदी के बारे में देख ले तो अगर आपने मैप समझ लिया तो आप समझिए सब चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक मैकेंजी पठार है, यहाँ से निकलता है एक नदी जिसको बोलते हैं मैकेंजी नदी। कौन नदी निकलता है, मैकेंजी नदी। उसके बाद बात करें, यहाँ से एक नदी यूक्रान का पठार है, यहाँ पर यूक्रान का पठार है, यूक्रान का पठार से निकलता है यहाँ पर यूक्रान नदी। ठीक है, यहाँ पर कोलोरेडो पठार है, यहाँ से निकलेगा कोलोरेडो नदी। कौन निकलेगा, कोलोरेडो नदी। यहाँ पर आपको तीन नदी है, यहाँ पर आपको तीन नदी है। ठीक है, तो इसमें मेनली दो नदी आपको याद रखना है, यहाँ से निकलता है मिसिसिपी, यहाँ से निकलता है मिसौरी। तो मिसिसिपी और मिसौरी मिलके मिसिसिपी मिसौरी बनाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बोलते हैं। ये नदी यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, फिर यहाँ पर एक अपना एरिया बनाती है जो कि काफी उपजाऊ होती है। और याद रखिएगा मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, ये दो नदी का ग्रुप है, मिसिसिपी और मिसौरी, ये दो नदी का ग्रुप है। और यहाँ 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 पर इसको कौन कौन बोलते हैं, बर्ड्स फुट डेल्टा। यहाँ पर कौन सा डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी पाद डेल्टा बोलते हैं इसको। डेल्टा यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी पाद डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक नदी गुजरती है, इसको बोलते हैं रियो ग्रांडे नदी। ये रियो ग्रांडे ने आपको पहले बता चुके हैं, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। यहाँ पर एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, पहले भी बता चुके हैं, सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। और इसके किनारे दो शहर बचा है, एक टोरंटो शहर, टोरंटो शहर, एक मॉन्ट्रियल शहर, पिछले वीडियो में बता चुके हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। और ये यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग भी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पर एक नदी गुजरती है, इसको बोलते हैं हडसन नदी। हडसन नदी क्यों फेमस है, इसी के किनारे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा है। यहाँ पर एक नदी है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी फेमस क्यों है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये आपको इसी टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। आपको कमेंट करना है दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ, 1900 कितना ईस्वी में हुआ है, और किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको कमेंट करना है। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी जो है ये इसके किनारे वाशिंगटन डीसी बसा है। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो लगभग सारा चीज, हाँ यहाँ पर देखिए कोलोराडो नदी हम बता दिए। कोलोराडो नदी जो है ये विश्व का सबसे लंबा गार्ज बनाती है, और इसका गार्ज का नाम क्या है, ग्रांड कैनियन गार्ज। ठीक है, पूछेगा ग्रांड कैनियन गार्ज किस नदी पर है, तो कोलोराडो नदी पर है। और ये कोलोराडो नदी कहाँ पर है, ये यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में है। अच्छा ये गार्ज क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका नदी है, मान लीजिए कि ये आपका नदी है, नदी कहीं वहीं पर बहेगी जहां पर गड्ढा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए नदी बह रही है। अब नदी जब कंटिन्यूअसली बहेगी, बहते 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 वो वहां पर मिट्टी काटेगी,
जहां भी नदी बहती है वो आसपास के मिट्टी को काटना स्टार्ट करती है, काटते काटते वो उसकी गहराई को बढ़ाएगी। पहले वो इतना गहरा था, बाद में वो इतना गहरा हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काटते 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 वो एक और गहरी उसको करती जाती है। गहरी जब नदी बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगा तो वो एक गार्ज का निर्माण करेगा। आपको कमेंट करना है कि भारत में कौन कौन सी नदियां जो है वो अपने गार्ज क्षेत्र में बहती है, अपने गार्ज में बहती है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है। दामोदर नदी घाटी वो एक पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और आप बाकी सब नदी का एग्जाम्पल बताइएगा। तो ये आपका, अगर आपने मैप समझ लिया, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है, यहाँ पर है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। ये नदी जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। बताए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका का यही बनाता है। दक्षिणी अमेरिका में कौन था सबसे बड़ा अपवाह तंत्र? दक्षिणी अमेरिका में था सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाता था, वो था आपका अमेजन नदी। अगर आपसे अफ्रीका में पूछ दे, अफ्रीका में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन बनाता था, तो वो था नील नदी। आपको सबका याद रखना है, अफ्रीका का नील नदी, दक्षिणी अमेरिका का आपका अमेजन नदी। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। और यह क्यों फेमस है? यह नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। याद रख लीजिए, बीपीएसएससी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी करती है। तो हम आपको जितना भी फैक्ट बता रहे हैं, समझ लीजिए कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ऊपर लेवल का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और मैप से तैयारी करवा रहे हैं। मात्र 6 वीडियो में हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दे रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि किस लेवल का और कितना डीप एनालिसिस करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। उसके बाद बात करें मिसिसिपी मिसौरी नदी का, बात करें तो दोनों नदी जो है मिसिसिपी और मिसौरी, देखिए यहाँ पर ये है आपका मिसिसिपी नदी और ये है मिसौरी नदी, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, जहां पर मिलेगा उस जगह का नाम क्या है? सेंट लुइस शहर, सेंट लुइस शहर। तो ये दोनों नदी मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदी कहाँ मिलती है? सेंट लुइस शहर में मिलती है। और सेंट लुइस शहर को क्या बोलते हैं? विश्व की मक्का मंडी, विश्व की मक्का मंडी। थोड़ी देर पहले हम आपको विश्व की गेहूं मंडी बताए थे। देखिए यहाँ पीछे करते हैं, आप भूल गए होंगे तो हम आपको पीछे करके दिखा देते हैं। विश्व की गेहूं मंडी, ये है विनिपेग शहर, और ये विनिपेग शहर लेक विनिपेग के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए आपको हम कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, सारा चीज आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी, जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। देखिए यहाँ पर ये है आपका रियो ग्रांडे नदी, इधर आपका यूएसए, इधर मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको का ये बॉर्डर पर बहता है, सीमा बनाती है। उसके बाद बात करें कोलोराडो नदी, विश्व का सबसे लंबा गार्ज बनाती है। और कोलोराडो नदी पर जो गार्ज बना हुआ है उसको ग्रांड कैनियन बोलते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं ग्रांड कैनियन बोलते हैं इस कोलोराडो नदी को। विश्व का सबसे लंबा गार्ज बनाती है, सबसे ज्यादा दूर तक ये गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद है टेनेसी नदी, यहाँ पर है आपका टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। और ये टेनेसी नदी परियोजना पर ही आपका इसी को देख के बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। टेनेसी नदी परियोजना कहाँ पर है? यूएसए में है, ठीक है। भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ही आधारित है, ठीक है। उसके बाद पोटोमैक नदी का बात करें तो इसी के किनारे आपका वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो बसी हुई है। और डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हडसन नदी का बात करें, इसके किनारे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, ठीक है। नाइलॉन, देखिए एक धातु, ये क्या बोलते हैं, एक आपका पॉलीमर है नाइलॉन। नाइलॉन में एन वाई का मतलब क्या होता है? एन वाई का मतलब होता है न्यूयॉर्क, एन वाई का मतलब क्या होता है? न्यूयॉर्क। और एल ओ एन का मतलब क्या होता है? लंदन। नाइलॉन में, नाइलॉन का फुल फॉर्म यही होता है, एन वाई से न्यूयॉर्क और एल ओ एन से हो गया लंदन, ठीक है। हडसन नदी भी हो गया आपका, इसके किनारे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा है। सेंट लॉरेंस नदी का बात करें, यह नदी उत्तरी अमेरिका के सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। और इसके किनारे 2 शहर बसा है, कौन कौन? टोरंटो शहर, टोरंटो और मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और ये दोनों शहर कहाँ पर है? ये दोनों शहर है कनाडा में, ये दोनों शहर कहाँ है? कनाडा का है। मैकेंजी नदी का बात करें तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। आपको मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और मैक्सिमम चीज है, लेकिन कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इस पे। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसका मैप देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। इसके लेफ्ट साइड में अगर बात करें, यानी कि पश्चिमी भाग में,
एक द्वीप है जिसको बोलते हैं हवाई द्वीप। क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। हम आपको बताए थे जितना भी राजधानी है पूरी दुनिया का राजधानी आपको याद करना है, क्योंकि बीपीएससी का वो क्या है, बीएसएससी का वो फेवरेट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हवाई द्वीप है, इसकी राजधानी होनोलुलु है। देखिए हवाई द्वीप जो है वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। यहाँ हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच स्थित है। तो यहाँ प्रशांत महासागर से आप चारों तरफ अगर हम लोग एक जगह देख लें तो यहाँ पर पड़ता है, एकदम बीचों बीच पड़ता है हवाई द्वीप। तो ये एक चौराहा का काम करता है। यहीं पर यूएसए ने क्या किया है? होनोलुलु पर एक बंदरगाह बना दिया, पोर्ट बना दिया है। इसीलिए होनोलुलु को या हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं, या क्रॉस रोड्स ऑफ पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। किसको? होनोलुलु को बोलिए या हवाई द्वीप, जो आपका ऑप्शन में रहे। अगर होनोलुलु है तो होनोलुलु मार दीजिए, नहीं तो हवाई द्वीप है तो हवाई द्वीप मार दीजिए। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। और बात करें, यहाँ पर दो ज्वालामुखी है। पहला ज्वालामुखी का नाम है किलायू ज्वालामुखी और दूसरा का नाम है मोना लोआ ज्वालामुखी। दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन एक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि सबसे बड़ा सक्रिय, यानी कि एरिया इसका बहुत बड़ा है। यानी कि मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है सक्रिय ज्वालामुखी में, जिसका एरिया सबसे बड़ा है वो है मोना लोआ ज्वालामुखी। लेकिन सबसे अधिक सक्रिय का बात क्या हुआ? एरिया कम है लेकिन इतना सक्रिय है कि वो डिवास्टेटिंग उसका नेचर है, बर्बाद करने वाला नेचर है। यानी कि किलायु जलवायु का बात करें तो सबसे ज्यादा सक्रिय है, यानी कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो क्या होगा? किलायु। ठीक है। और अगर मोना लोआ का बात करें, मोना लोआ क्या है? मोस्ट एक्टिव नहीं है, जो जितने भी एक्टिव जलवायु है उसमें सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में से सबसे बड़ा यही है, सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। आगे बात करते हैं, सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी पूरे विश्व में किसका था? तो पूरे विश्व का अगर बात करें, पूरे विश्व में सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी था क्राकाताओ ज्वालामुखी। ये है इंडोनेशिया का। किसका है? इंडोनेशिया का क्राकाताओ। ये नाम से ही पता चल रहा है क्राकाताओ कितना विस्फोटक होगा। ये इंडोनेशिया के पूरे एक द्वीप को ही उखाड़ दिया था। एक द्वीप था इंडोनेशिया में, जैसे आप इंडोनेशिया का द्वीप पढ़ते हैं ना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहीं पर आपका दो तीन द्वीप है, जावा, सुमात्रा, ये सारा द्वीप जो है इंडोनेशिया में ही है। एक द्वीप था इंडोनेशिया का जिसको ये क्राकाताओ ज्वालामुखी अकेले पूरा द्वीप को ही उखाड़ के फेंक दिया। इतना सक्रिय था, सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी अभी तक यही हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल का बात कर लेते हैं। तो मैप देख लीजिए, यहाँ पर तीन मरुस्थल आपको दिखेगा। पहला मरुस्थल यहाँ पर है, दूसरा मरुस्थल यहाँ पर है, तीसरा मरुस्थल यहाँ पर है। तीन मरुस्थल है। पहला मरुस्थल है एरिजोना मरुस्थल, ये आपका यूएसए में पड़ता है, ये पूरी तरह से यूएसए में पड़ता है। दूसरा मरुस्थल यहाँ पर है, जहाँ पर जिसको बोलते हैं सोनोरन मरुस्थल, ये आपका यूएसए और मेक्सिको का सीमा पर है, बॉर्डर पर है। एक मरुस्थल यहाँ पर है जिसको बोलते हैं मोहावे या मोजावे मरुस्थल, ये यूएसए में पड़ता है। यानी कि दो मरुस्थल यूएसए में है और एक यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर पर है। और हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर आपका एक घास का मैदान है, यहाँ बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, कनाडा और यूएसए के बीच में है। बीचों बीच एक घास का मैदान है, इसको बोलते हैं प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी घास का मैदान, ये प्रेयरी घास का मैदान को फेमस क्यों फेमस इसको माना जाता है? क्योंकि ये प्रेयरी घास का मैदान जो है, इसको विश्व की रोटी की टोकरी बोला जाता है। क्या बोला था? विश्व की रोटी की टोकरी। ठीक है, याद रखिए, प्रेयरी घास का मैदान को जितना पार्ट, इतना पार्ट जो है वो कनाडा में है। जो कनाडा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं गेहूं पेटी। क्या बोलते हैं? गेहूं पेटी। और जो यूएसए वाला पार्ट है, इतना पार्ट यूएसए वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मक्का पेटी। क्या बोलते हैं? मक्का पेटी। तो आप ये भी आपसे पूछ सकता है, प्रेयरी घास का मैदान है, इसका जो उत्तरी पोर्शन है, यानी कि जो कनाडा में पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं? गेहूं पेटी। और यूएसए में बोलते हैं मक्का पेटी। और एक बात और समझ लेते हैं, ये जो आपका एरिजोना मरुस्थल है, यहाँ से राइट साइड एक पैरेलल आपको हवा चलता है। ठीक है, पैरेलल एक पवन चलती है जिसको बोलते हैं चिनुक पवन। ठीक है, चिनुक पवन, पवक लिखा गया, पवन होगा, चिनुक पवन। ठीक है, चिनुक पवन। ये चिनुक पवन का खासियत क्या है? ये आपका जितना भी बर्फ रहता है उसको पिघला देता है, बर्फ को पिघला देता है। इसीलिए इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं या हिमभक्षी पवन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ को पिघलाने का काम करती है। चलिए आइए, जितना चीज पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ रिविजन कर लेते हैं। सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको का सीमा पर है। एरिजोना मरुस्थल यूएसए में है, और यही एरिजोना मरुस्थल से एक हवा निकलती है, चिनुक पवन, जो कि रॉकी पर्वतमाला, यहाँ पर हम आपको बताए थे, यहाँ पर आपका रॉकी पर्वतमाला है,
रॉकी पर्वतमाला से टकराती है और वहां का बर्फ को पिघला देती है। रॉकी पर्वतमाला में जाकर टकराती है और ये बर्फ पिघलाने का काम करती है, बर्फ पिघलाने का काम करती है। इसीलिए इस चिनुक पवन को हम लोग क्या बोलते हैं, पवक लिखा गया यहाँ भी यार, क्या चिनुक पवन है ना। और इसीलिए इसको स्नो ईटर या हिमबख्शी पवन भी बोलते हैं। स्नो ईटर बोलते हैं क्योंकि ये बर्फ को पिघलाता है, स्नो को ईट कर ले रहा है, खा जा रहा है, यानी कि पिघला दे रहा है। हिमबख्शी पवन भी इसको बोलते हैं। और एक मरुस्थल पढ़े थे मोहावे या मोजावे मरुस्थल, ये यूएसए में है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, हम लिखे नहीं है तो कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा मोजावे मरुस्थल कहाँ है, आपको मार देना यूएसए, बस जितना लिखे हैं उतना ही पूछेगा। प्रेरीज घास का मैदान का बात करें, ये उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। और इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, यानी कि विश्व की रोटी की टोकरी। आपको कमेंट करना है मक्का, विश्व की मक्का की टोकरी किसको बोलते हैं, और विश्व की गेहूं की टोकरी किसको बोलते हैं। गेहूं की टोकरी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, गेहूं की टोकरी और मक्का की टोकरी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। टोकरी और पेटी अंतर है, याद रखिए। ये जो प्रेरी घास का मैदान है, इसका जो पार्ट कनाडा में पड़ता है उसको गेहूं पेटी बोलते हैं, और जो यूएसए में पड़ता है उसको मक्का पेटी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, टोरंटो का बात करें। टोरंटो कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, और ये टोरंटो कहाँ पर बसा है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है टोरंटो, सबसे अधिक जनसंख्या वहीं का है। सैन फ्रांसिस्को का बात करें तो ये विश्व की सिलिकॉन वैली है, और ये विश्व की सिलिकॉन वैली है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन चिप बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप है, सिलिकॉन चिप यहीं पर बनाया जाता है। आपको कमेंट करना भारत का सिलिकॉन वैली कौन है, तो भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉस एंजल्स का बात करें तो ये विश्व की फिल्म नगरी है, यहाँ पर हॉलीवुड फिल्म बनता है। विश्व की फिल्म नगरी लॉस एंजल्स, अब यहीं पर नाग लगा था लॉस एंजल्स में ही ना, बहुत सारा एक्टर लोग को घर छोड़ के भागना पड़ गया था। अब भारत की फिल्म नगरी कौन है, बॉम्बे है, भारत की फिल्म नगरी कौन है, बॉम्बे है। शिकागो का बात करें तो विश्व की मांस की मंडी है, या इसी को धूम्र नगर भी बोलते हैं। मिशिगन झील के किनारे ये शिकागो शहर बसा हुआ, ये सब तो बताए हुए हैं। पिट्सबर्ग का बात करें, देखिए पिट्सबर्ग, अब यहाँ मैप थोड़ा देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, ठीक है, मैप में आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए ये आपका पूरा मैप है, यहाँ तीन जनजाति है, यहाँ पर तीनों जनजाति को पहले देख लेते हैं। यहाँ एक जनजाति आपको निवास करती है, इसको बोलते हैं एस्कीमो जनजाति, एस्कीमो जनजाति। और ये एस्कीमो जनजाति वहीं पर निवास करती है जहाँ बर्फीला स्थान है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा पार्ट हो गया कनाडा, और ये थोड़ा सा पार्ट हो गया अलास्का, और इसकी थोड़ा सा पार्ट आपका रूस में भी पाया जाता है। तो एस्कीमो जनजाति जो है आपका अलास्का में, कनाडा में और थोड़ा सा रूस में भी पाया जाएगा, और ये हमेशा बर्फीला स्थान में ही पाया जाएगा। और ये जो बर्फ का घर बनाता है एस्किमो जनजाति, उसको इग्लू बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ क्री और क्रे जनजाति। ये क्री और क्रे जनजाति यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में है, यानी कि ये कुछ पार्ट इसका कनाडा में भी है, कुछ पार्ट यूएसए में भी है। यहाँ पर एक जनजाति है इसको बोलते हैं अपाचे जनजाति, जो यूएसए का है, यूएसए का है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, इसको बोलते हैं ब्लैक फुट जनजाति। ये ब्लैक फुट जनजाति कहाँ निवास करती है, रॉकी पर्वत पर निवास करती है। यहाँ पर एक जनजाति है जिसको बोलते हैं अरावाक जनजाति, और ये अरावाक जनजाति कहाँ पर है, कैरिबियाई द्वीप में है, यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप है। और याद रखिए यही अरावाक जनजाति जो है ये कोलंबस को उसके क्या बोलते हैं अमेरिका के स्थल तक पहुंचाने में हेल्प किया था। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी, उसको मुख्य जमीन पर पहुंचाने में यही जनजाति अरावाक जनजाति ही हेल्प किया था। उसके बाद बात करें कुछ शहर का, यहाँ पर आपका हो गया शिकागो शहर, जिसको विश्व की मांस मंडी बोलते हैं। यहाँ पर एक शहर है जिसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, जिसको विश्व की सिलिकॉन वैली बोलते हैं, अभी बता चुके हैं। तो भारत का कौन है, बेंगलुरु। यहाँ पर एक शहर है जिसको बोलते हैं लॉस एंजलिस, इसको विश्व की फिल्म नगरी बोलते हैं, यहाँ पर हॉलीवुड है। और भारत की फिल्म नगरी कौन हो गया, बॉम्बई। यहाँ पर एक शहर है जिसको बोलते हैं पिट्सबर्ग, ये विश्व की लौह इस्पात नगरी है, विश्व की लौह इस्पात नगरी है। यहाँ पर एक शहर था डेट्राइट, जिसको विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी हम बता चुके हैं पहले भी। यहाँ पर एक शहर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहाँ पर विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था, ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, उसको कम करने के लिए 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन होता है, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। यहाँ पर एक शहर है जो टोरंटो शहर है, कनाडा में है। कनाडा की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, याद रखिएगा। ये मॉन्ट्रियल और टोरंटो, एक्चुअली ये टोरंटो यहाँ नहीं यहाँ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ नहीं है ये, एक्चुअली कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये जो आपका दोनों शहर टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ये दोनों शहर आपका सेंट लॉरेंस, यहाँ से एक नदी गुजरती है सेंट लॉरेंस, इस सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दोनों कनाडा में है।
तो ये सारा चीज हो गया आपका। अब इसी को पढ़ देते हैं, ठीक है। पिट्सबर्ग का बात करें तो विश्व की लौह इस्पात नगरी बोलते हैं इसको। डेट्राइट का बात करें तो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी बोलते हैं। अरावाक जनजाति का बात करें तो ये कैरिबियाई द्वीप पर है, और ये कोलंबस को मुख्य भूमि पर इसी जनजाति ने पहुंचाया था। ये सारा चीज हम बता चुके हैं आपको। अपाचे जनजाति का बात करें तो ये कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में, लिख देते हैं, यूएसए में है। अगला बात करें ब्लैकफुट जनजाति, तो ये रॉकी पर्वतमाला पर है और आदिम जीवन बिताते हैं। ये जो ब्लैकफुट जनजाति है, अभी भी ये भैंस का खाल का कपड़ा पहनता है। भैंस का जो खाल होता है, चमड़ा होता है, लेयर होता है, उसका कपड़ा ये लोग पहनता है। तो ये आदिम जनजाति, ब्लैकफुट जनजाति, रॉकी पर्वतमाला पर पाया जाता है। क्री और क्रो जनजाति याद रखिए, यूएसए और कनाडा का सीमा पर पाया जाता है। एस्किमो जनजाति बता दिए, बर्फीले स्थान पर पाया जाएगा, कनाडा, अलास्का, अब कुछ साइबेरियाई रूस में भी पाया जाता है। ये लोग एक बर्फ का घर बनाता है, इसके बर्फ के घर को इग्लू बोलते हैं। घर नहीं, बर्फ के घर को, बर्फ का घर रहता है इसका, बर्फ का घर रहता है, इसको इग्लू बोलते हैं। तो यही था हमारा जितना भी आपका नॉर्थ अमेरिका से जो टॉपिक था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना लोगों को शेयर कीजिएगा उतना ही मेरे चैनल ग्रोथ करेगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए उतना ही मोटिवेट होऊंगा। चलिए, इतना ही कहकर आज मैं अपना ये लेक्चर बंद करता हूँ।